गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है चारों तरफ और आज सच में क्लास लगाना पॉसिबल ना होता अगर आप लोग यहीं आ रहे होते, पर क्योंकि ये ऑनलाइन का प्रावधान है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा मौसम है और पढ़ने के लिए आपके घर में जो है सही जगह आज बैठे हुए हैं। अगर ट्रेवल करके आते तो आज तो बसेस चलना इम्पॉसिबल था। सुबह लगभग 3 बजे के बाद से बारिश लगातार हो रही है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर इतनी बारिश है, धान की खेती के लिए बारिश बहुत बढ़िया है, ज़रूरी भी है, लेकिन पढ़ने वालों को दिक्कत हो जाती क्योंकि ऑनलाइन है तो आप घर बैठ के इजीली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। कल मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, मौलिक अधिकार, और कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया था, कुछ पार्ट ये बताया था कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये निषेधात्मक हैं, मतलब इनकी भाषा जो है ना वो राज्य पर प्रतिबंध लगाती है और वो जनता के जो ये जितने हम लोग यहाँ हैं, आम जनता, हमारे अधिकारों की बात करती है। तो जो प्रशासन है इसको मर्यादित करती है ये भाषा और हमारे लिए अधिकारों की बात करती है, लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि आपके अधिकार जो हैं वो असीमित हैं, आपके जो मन में आए वैसा आप कर सकें। नहीं, आपके अधिकारों की एक सीमा है, उस सीमा का निर्धारण किया है संविधान ने, उस सीमा के अंदर अंदर सारे मौलिक अधिकार आपके, लेकिन अगर आप उस सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे तो मौलिक अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे। ये सीमा वर्णित है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया में कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस धर्म के लोग हावी होके बाकी लोगों को मारे पीटे और उनका भी धर्म बदलवा दे, ये गलत है। इंडिया में आत्महत्या करना गलत है, कानूनन अपराध है, लेकिन इंडिया में जैन धर्म के लोग अगर संथारा से या संलेखना से अपने प्राणों का त्याग करना चाहते हैं तो वो इंडिया में लॉजिकली संविधान के अकॉर्डिंग ठीक माना गया। यानी संविधान की ये जो बातें हैं ये निर्बाध नहीं है, ये बंधन के अंदर हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं जाके एक रोक टोक लगाई जा सकती है अगर वो इंसान का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का या देश का किसी भी तरह से नुकसान करें तो उस कंडीशन में ये मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, कभी कभी देश में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, देश पे कोई बड़ी आपदा आ गई, मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी ने भयानक तरीके से अटैक कर दिया, उस कंडीशन में देश में आपातकाल लगाया जाएगा और आपातकाल के टाइम सरकार अगर चाहे तो सारे मौलिक अधिकार छीन सकती है सिवाय जिंदा रहने के। तब आप जो मैंने कल पढ़ा था ना 19A, अभिव्यक्ति, विचार, प्रेस, आने जाने की, बिना अस्त्र शस्त्र बसने की, ये सब छीन ली जाएंगी। क्योंकि अभी आपने देखा ना, जब ये कोविड-19 का खतरा स्टार्टिंग में आया तो देखो बाहर घूमने को लेकर आपका मौलिक अधिकार छीन लिया गया। कहाँ अधिकार था? बाहर जैसे ही जाते तो पुलिस पीटती थी लोगों को और कितने वीडियोस वायरल हुए। यानी इस टाइम पर जब देश में, दुनिया में ये पेंडेमिक फैला कोविड-19, तो पूरे देश में लोगों के घर से बाहर निकलने पर, हम अपने इंडिया को देख लें, बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई और कोई कितनी ही बड़ी हस्ती हो, बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। कितना ज्यादा परमिशन के चक्कर और कैसे पुलिस ने देखो दिन रात जो है लोगों को ये केयर मान लो या कुछ लोगों ने गलत यूज भी किया, जैसे भी रहा, लेकिन आपके सामने का प्रेजेंट का उदाहरण है कि आपका मौलिक अधिकार, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता जिसको आप कहते हैं, वो छीन लिया गया। कारण था देश के ऊपर खतरा था, पेंडेमिक था। अब ऐसी कंडीशंस अगर होती हैं, कोई विदेशी अटैक कर दे या देश में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, तो आप मौलिक अधिकारों की डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या फिर सरकार जनता को मार भी सकती है? नहीं। आर्टिकल 21 में लिखा है किसी भी स्थिति में, चाहे कोई पेंडेमिक फैले, देश में कितनी ही आपदा हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपके जीने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। ये फंडामेंटल राइट है जो किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं होगा। आपके घूमने फिरने को रोक दिया जाएगा, बोलने को रोक दिया जाएगा, विचारों पे प्रतिबंध लग जाएगा, आप कहीं भी कुछ भी रोजगार करते हैं वो बंद कर दिया जा सकता है, लेकिन आपके जिंदा रहने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि इस अपने लॉकडाउन में कितने लोग तो भूख से ही मर गए, वो अलग चीज है, लेकिन अगर ये कहें कि जीने का अधिकार तो सरकार ने नहीं छीना। जिनके पास था बचा खुचा, उनका पेट चलता रहा, भरता रहा, उनका जीवन चलता रहा। नहीं तो आप जानते नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग भूखमरी से मर गए इन 2-3 महीनों में, सच्चाई है। और इसीलिए इंडिया के कामकाज को खोलना पड़ा, नहीं तो इंडिया की 30% से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनका कि रोज कमाए बिना काम नहीं चलता। बहुत ज्यादा गरीबी है इस देश में। इस कंडीशन में मौलिक अधिकारों में सिर्फ एक जिंदा रहने का अधिकार कहने भर का था, क्योंकि जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो आदमी वैसे भी मर जाएगा। तो मौलिक अधिकार सीमा में बंधे हुए हैं। हाँ, इंडियंस के लिए एक तरह से आजादी है,
राज्य जो सरकारें हैं या केंद्र सरकार है उसके लिए इसकी भाषा निषेधात्मक है, यानी कहीं ना कहीं रोक टोक लगाती है सरकार के कामों पर और हमें आज़ादी देती है। इनको मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? ये एक राजकीय आज्ञा पत्र था। 1215 में इंग्लैंड में इस तरह का एक राजकीय आज्ञा पत्र जारी किया गया जिसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो हमने भी उसी तरह से इस जो ये आर्टिकल लिखे गए हैं ना, इसमें फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए। और इंडिया में अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ही हमने इस पे काम किया। 1931 में कराची यानी आज का पाकिस्तान में एक सम्मेलन हुआ था, एक सेशन हुआ था कांग्रेस का 1931। सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें लिखा था ऐसे ऐसे मौलिक अधिकार इंडियंस को मिलने चाहिए। 1931 से पहले भी मौलिक अधिकारों पे काम हुआ था। एनी बेसेंट ने भी इसके ऊपर काम किया और नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई उस पे भी इसमें काम हुआ था। लेकिन अगर बड़े स्तर पे कहें कांग्रेस के अधिवेशन में तो 1931 का कराची अधिवेशन है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट बनाया और उसको प्रेजेंट किया गया था जिसपे हामी भी मिल गई थी। ठीक है, चलिए मैंने कल कुछ आर्टिकल पढ़ाए थे, जितना मुझे याद है मैंने कल 12, 13 बता दिया था, 14, 15, 16, 17, 18 इतने बता दिए थे और 19 के भी जो क्लॉज नीचे वाले थे ABCDEFG वो बता दिया था। तो उसको एक बार पढ़ लेते हैं नोट्स के थ्रू, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि बाद में ये ना हो कि सारा पजल हो गया। देखो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा, ये सब काम की बातें हैं। अगर तुम लोग जैसे ढंग से पढ़ रहे हो तो अपने थोड़े बहुत नोट्स भी बना सकते हो। जैसे ऐसा नहीं कि अब तुम इतना टाइम है कि तुम सब कुछ लिखो, लेकिन एक पतली सी बुकलेट लेके उसमें मेन चीजें लिख सकते हो जो कि एग्जाम से 2 रात पहले पढ़ लेना, वो चीजें दोबारा से तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी। अभी इतना टाइम है कि हम शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। इतना नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक को डिटेल से 10-10 दिन तक चलाऊं, वो टाइम नहीं है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम है। आप या तो ये PDF के थ्रू पढ़िए, किताब है किताब के थ्रू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि PDF वगैरह से ना चीजें याद नहीं होती, तो अपना हल्का फुल्का मेन चीजों को लिख भी लेना। क्या कहते हैं ये? मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं समझ में आया? ये पेपर में आ जाएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में एक राजकीय आज्ञा पत्र जारी हुआ था। तो इंग्लैंड की देखा देखी, इंग्लैंड नहीं तो 190 साल हमारे यहाँ राज किया, तो उनकी देखा देखी उनका 1215 और हमारा मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार। सोचो कितने सालों बाद, कहाँ 1215 और कहाँ 1946-47, कितना जमीन आसमान का अंतर। इसलिए व्यवस्थाओं में अंतर है हमारी और उनकी। तो संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है? आपका मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। ध्यान से सुनो, विधायिका और कार्यपालिका, इसका क्या मतलब है? विधायिका का मतलब होता है संसद, जो विधान बनाए, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं, इसे आप कहते हैं विधायिका। यानी इनकी चीजों के ऊपर बाउंडेशन है। आम आदमी की आजादी की बात करेगा ना तो उनको लिमिटेड एरिया मिलेगा। और दूसरा शब्द है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, गवर्नमेंट, जो काम करती है, जिसकी जिम्मेदारी है काम को करना। देश में कोई भी प्रॉब्लम आती है, हर इंसान की नजर होती है कि सरकार अब क्या स्टेप लेगी। अब ये कोविड के टाइम में भी सरकार की तरफ सब लोग देख रहे थे, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। ये सरकार के डिसीजन से कि अब कोविड-19 का प्रभाव बेशक बढ़ रहा है लेकिन जनता भूख से मर रही है, इसलिए जो चीजें इनको अनलॉक कर दिया जाए। अभी कल ही मैं पढ़ रही थी, सिनेमा घरों को भी अनलॉक करने की बात अगले चरण में कह रहे हैं, खोल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की बातों को कर रहे हैं। और फिर एजुकेशन का नंबर देखो कब आएगा। एजुकेशन सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखती है सरकार कि खोलेंगे, सोचेंगे। केंद्र सरकार ने कह दिया, राज्य सरकार अपनी कंडीशंस को देख के डिसाइड करे। अब राज्य सरकार सोचेगी मैं पहले क्यों खोलूं, कहीं मेरे यहाँ बच्चों को अगर पीड़ित हो गए तो सारी दिक्कत मेरे ऊपर आ जाएगी। अब देखो कब एजुकेशन के ऊपर काम होता है। लेकिन हाँ, इतना है कि कार्यपालिका, सरकार जवाबदेह होती है किसी भी काम के प्रति। नहीं खोलेंगे तब जनता को लगेगा क्यों नहीं खोल रहे, और खोल देंगे अगर स्कूलों में ये फैल गया तो फिर इसका कोई उपचार नहीं है। आजकल घर में 1-1, 2-2 बच्चे हैं, उतना तो है नहीं कि 8-10 बच्चे हैं, एक आधे को कुछ हो जाए फर्क ना पड़े। एक आधा बच्चा होता है घर में, भगवान ना करे किसी के बच्चे को स्कूल में जाके कोविड से ग्रसित हो जाए तो फिर क्या रह गया उस परिवार का? परिवार का तो बिल्कुल जीवन भविष्य अंधकारमय हो गया ना। फिर लोगों की ये भी दलील है कि ऐसी पढ़ाई का क्या करना कि जिसमें बच्चों की जान पे हर रोज खतरा रहे। रोज वो जब घर वापस आएंगे तो पता नहीं कहाँ से इन्फेक्शन घर आ जाए। और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल का मेन काम होता है सोशल, बच्चे का
डेवलपमेंट, उसको करने नहीं देंगे, क्योंकि ना स्कूल में बातचीत करेंगे बच्चे आपस में, दूर दूर बैठेंगे, ना इकट्ठे खेलेंगे, ना इकट्ठे खाएंगे। तो अब देखो क्या डिसीजन लेती है सरकार, वो हमारे हाथ में नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका दो चीजें हैं। विधायिका का काम होता है विधि विधान बनाना, यानी पार्लियामेंट जिसको आप कहते हैं, और कार्यपालिका होती है काम करने वाली, जिसको आप सरकार कहते हैं। तो इनकी शक्तियों को लिमिटेड करते हैं। मौलिक अधिकार तुम्हारे और मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सरकार के ऊपर पाबंदी लगाते हैं। तो इसलिए सरकारें कई बार इस चीज को मानती हैं कि मौलिक अधिकारों का लोग गलत यूज भी कर लेते हैं। आगे क्या कहते हैं, संविधान के भाग 3 में, अब देखो इसमें 3 बातें निकली, विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों को लिमिटेड करते हैं, और संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वास्तव में किस सन में आया था, 1215 इंग्लैंड में। हमारे देश में मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकारों को। भाग याद होगा ना, 3 अमेरिका। संविधान के भाग 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसको ध्यान से देखो। संविधान के भाग 3 ये पेपर में आएगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3, भाग कितने थे, 22 थे, एक एक भाग में काफी सारे आर्टिकल्स थे। तो भाग 3 में कहने को सिर्फ 6 मौलिक अधिकार, लेकिन 6 आर्टिकल में नहीं है, ढेरों आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हर बात को लिखित में दिया गया। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। ये मौलिक अधिकार है। मौलिक क्या होते हैं, फंडामेंटल, जो कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका जन्म इस देश में हो गया। कोई छीने मौलिक अधिकार, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ो। ये किताब में लिखा है, मन से नहीं बनाया गया, ये किताब में लिखा है। आर्टिकल 32 कहता है कोई भी तुम्हारा मौलिक अधिकार छीने, कोई सा भी मौलिक अधिकार, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पकड़ लो, और सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे केस को प्रायोरिटी से सुनेगा। अब मान लीजिए कोई कहे जी मैं तो एमपी में रहता हूं, बिहार उड़ीसा कहीं दूर रहता हूं, मैं कैसे सुप्रीम कोर्ट आऊं, क्योंकि वो तो नई दिल्ली में है। तो कोई बात नहीं, आर्टिकल 226 आपको कहता है आपके राज्य के आसपास हाई कोर्ट तो होगा, हाई कोर्ट तो आसपास ही मिल जाते हैं, आप अपने हाई कोर्ट में जाके भी इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना न्यायिक संरक्षण, यानी न्यायालय हमारे साथ खड़ा है, आम आदमी के साथ, अगर उसके मौलिक अधिकारों को कोई भी छीनता है। तो कैसे पता तुम्हें, ये आर्टिकल 32 हमें रास्ता दिखाता है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आपके मामले देखेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये आर्टिकल संविधान की आत्मा है, सारे आर्टिकल यूजलेस हैं अगर इस एक आर्टिकल को हटा दो। शरीर तब तक ही शरीर होता है, इंसान तब तक ही जिंदा होता है जब तक कि उसके अंदर सांस चल रही है, जब तक उसके अंदर आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। बेसिकली वो सांस ही तो है। जैसे ही सांस निकला, देखो उसी शरीर को लोग घर वाले ही जला के या दफना के आ जाते हैं, जिसको वो इतना प्यार करते हैं। यानी शरीर की कीमत नहीं है, ये जो अंदर बाहर आने जाने वाली सांसें है ना, जिसको आप आत्मा का नाम भी दे देते हैं, बहुत लोग परमात्मा का वास इसी में बताते हैं, इसकी कीमत है। तो ये पूरी किताब बेजान है, बेकार है, वेस्ट है, यूजलेस है अगर कौन सा आर्टिकल ना हो। एक आर्टिकल, आर्टिकल 32, जो तुम्हें सीधा रास्ता किसका दिखाता है, सुप्रीम कोर्ट का। अगर मौलिक अधिकार कोई भी छीनने की कोशिश करे, शोषण करने की कोशिश करे, हनन करे, सुप्रीम कोर्ट का ये रास्ता अंबेडकर ने कहा संविधान की आत्मा और हृदय है। तो बहुत बड़ी बात है। न्यायिक संरक्षण में ये बता दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता है, आर्टिकल 226 तुम्हें रास्ता दिखाता है हाई कोर्ट का। दोनों आर्टिकल आम जनता के लिए हैं। अगर सरकारें तुम्हारा शोषण करें, मौलिक अधिकार ना दें, तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आर्टिकल 32 का या आर्टिकल 226 का। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। 12 से 35 भाग 3 मौलिक अधिकार, न्यायिक संरक्षण, ये सब काम का है। एग्जाम में सब कुछ आ सकता है जितना लिख रहे हैं। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। तुम्हें कैसे पता, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। नेक्स्ट, संविधान के आरंभिक काल में, बहुत बहुत काम का, आरंभिक काल में ये पूछ लेते हैं बहुत बार कि आरंभिक काल में क्या कितने थे। तो आरंभिक काल में हमारे पास, यानी 1947 के बाद से जब ये लागू हुआ, भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। स्टार्टिंग में कौन सा छीना, संपत्ति का अधिकार, 2 बराबर की संख्या, 44वां संविधान संशोधन, ये बहुत काम का है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निरसित कर दिया, यहां से हटा दिया, खत्म नहीं किया, यहां से हटा के पीछे ले गए। कहां ले गए फिर, पहले ये जो लिखा हुआ था ना संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल, बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, आर्टिकल 31 में था, 31 में, और 19 के भी एक पार्ट में था, 19F में लिखा था, और पूरे का पूरा आर्टिकल 31 इसी का था। लेकिन 1951 में जब संविधान की उस किताब को पहली बार चेंज करने की बात उठी, तो जिसमें
देखो याद करो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, पहला संविधान संशोधन, उसी में तो ये यहाँ हटाया गया था। ये अलग बात है कि बाद में चेंज हुआ। अब एक चीज और समझो, एक संविधान संशोधन एक काम नहीं करता, वो 20, 30, 40 काम कर देता है। तो यहाँ जो मैं कह रही हूँ ना हटाया, अभी देखो इसके ऊपर लिखा था 1978, अभी मैंने कहा 1951। कारण सुन लो, 1951 वाले जो अमेंडमेंट हुआ था किताब में पहला, उसमें भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान था कि कैसे सरकार एक्वायर कर लेगी किसी की भी जमीन। हमारे देश में क्या दिक्कत थी, हम लोग जमीन को अपनी माँ का दर्जा देते हैं, अच्छी बात है, आज भी किसान जमीन की उतनी इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो रेलवे ट्रैक्स बिछाने थे, पुल बनाने थे, बड़ी बड़ी सड़कें बनानी थी, क्योंकि देश का विकास इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ही माना जाता है। अब जब जनता जो थी वो अपनी धरती को अपनी माँ का दर्जा देती थी, तो कहीं पे सरकारी कार्यवाही करने के लिए जब लोग गए, सरकारी अफसर, कि भाई मैपिंग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ ये जो खेत हैं इनमें से कोई बड़ा ट्रैक निकलेगा, रेलवे ट्रैक बिछेगा, तो लोग अड़ गए और वो मरने मारने पर उतारू, हमारी ज़मीन कैसे ले लेगी सरकार, सरकार कौन होती है, इससे अच्छे तो अंग्रेज थे। तो फिर सरकार को लगा कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, कानूनी कार्यवाही करनी जरूरी है। इसीलिए 1951 में भूमि के अधिग्रहण के संबंध में नया कानून लाया गया, जिसमें यह लिखित में था कि अगर सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी गांव की, किसी भी किसान की जमीन आती है तो सरकार उस जमीन को एक्वायर कर सकती है। ये सरकार को एक तरह की आज़ादी दी गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदमी मरे। सरकार अगर एक्वायर करती है तो मार्केट रेट के हिसाब से जिसकी भी जमीन एक्वायरमेंट में आएगी उसे बदले में सरकार मुआवजा देगी। और आप जानते हैं किसानों को मुआवजा दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। वो अलग बात है कि कई बार उसमें डिले हो जाता है, किसान अड़ जाते हैं कि हम इतने रेट से कम नहीं लेंगे, वो एक अलग चीज है, हम उस पर बात नहीं कर रहे, ना बहस कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि के अधिग्रहण से संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। उसी में जाके 1978 में एक आर्टिकल जो पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 को वहां से उठाया भाग 3 से और बिल्कुल पीछे ले गए, भाग 9 में, अनुसूची 9 में इसको ऐड कर दिया गया। और यहाँ पे ये देखो 1978 याद रखने की चीज है, 44वां संविधान संशोधन याद रखने की चीज है। संपत्ति के अधिकार को कहां से हटा दिया, मौलिक अधिकार, फिर क्या बना दिया, आर्टिकल 300A में बना दिया गया। ए समझ जाओ, बाद में ऐड हुआ, 300 301 रहा होगा, फिर ए आया। और ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये विधिक अधिकार है। विधिक समझे, कानूनी अधिकार है। पेरेंट्स की मर्जी, हमें अपनी संपत्ति का मालिक बनाएं या ना बनाएं। आप जो खुद जोड़ोगे वो आपकी है, लेकिन अगर पेरेंट्स की आप कदर नहीं करोगे तो वो इस अधिकार का यूज करके किसी को भी, कोई भी अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। और ऐसे बहुत अखबारों में डेली आते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। आरंभिक 7, आज की डेट में 6, कौन सा हटाया, संपत्ति का मौलिक अधिकार। पहले मौलिक था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते। अब वो संपत्ति का मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार है। उसकी अनुसूची, उसका सब कुछ बदल दिया, भाग 3 से हटा के बिल्कुल पीछे ले गए 300A में। 1978 में, भूलोगे इसको इसलिए ध्यान रखना, 44वां बराबर के भाई जैसी संख्या है, ये लड़े होंगे और संपत्ति का मौलिक अधिकार छिनवा दिया होगा। तो 44वां 1978 300A में चला गया। पहले किस में था ये, आर्टिकल 31 में। कौन सा आर्टिकल हटा है, 31, और 19F हटाया गया है। 19F में छोटा पार्ट था, मेन 31 था, ये हटा दिए गए। आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 31 नहीं पढ़ाते, क्योंकि 31 अब वहां से हटके 300A बन गया, जिसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा मिल गया। ये सब काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, और उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वर्ष 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट, अब देखो ये काम का है, कब से हमने जागरूक होकर काम स्टार्ट किया, 25 में आयरलैंड की एक औरत थी जिसका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट बहुत तेज दिमाग महिला है। एनी बेसेंट ने ही इंडिया में 1916 में होम रूल लीग के ऊपर काम किया और इनका साथ दिया था तिलक ने। तिलक ने होम रूल लीग को गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचा दिया। इन्होंने साउथ में काम किया, तिलक ने मध्य भारत में, पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इस तरफ काम किया। तो दोनों का बहुत बड़ा योगदान है राजनीति में। और ये पहली औरत है जिसको कांग्रेस ने अपनी अध्यक्षा भी स्वीकार किया 1917 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। जो एनी बेसेंट है ना, ये फर्स्ट इंडियन है, इंडियन नहीं सॉरी, फर्स्ट लेडी है जिसको, इंडियन तो नहीं है, आयरलैंड की है, आयरिश महिला है ये। इनका जन्म
जो है वो आयरलैंड में हुआ था। इनके माँ बाप जो है ना, एक लंदन को बिलोंग करते थे, यूरोप को, और एक आयरलैंड को। तो ये हाफ ब्रिटिश और हाफ आयरिश है। फिर ये काम आके करती हैं इंडिया में। तो इन्होंने इंडिया के लिए बहुत बड़े अगर योगदान की बात करें तो 2 पॉइंट याद रखना। एक, इन्होंने होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट दिया जो आयरलैंड से आया था, उसको फेमस करवाया तिलक ने। इनके 2 अखबार थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात बता रही हूँ, ये खूब आता है एग्जाम में। एक का नाम था कॉमनवेल्थ, ध्यान से सुनो और ऐसी चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं अपने नोट्स में। कॉमनवेल्थ, और एक था न्यू इंडिया। ये इनके अखबार है, न्यू इंडिया। इन अखबारों में ये लेख लिखती थी और ये भी क्रांतिकारी टाइप के विचार रखती थी कि आज़ादी क्यों नहीं मिलती, अंग्रेज कौन है इनको गुलाम बना के रखने वाले, तुम लोग क्यों नहीं लड़ते। इसलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट और दिया था, होम रूल लीग, यानी गृह शासन। होम रूल, अपने घर का शासन। होम रूल लीग किसकी देन है? एनी बेसेंट की। आयरलैंड का ही कॉन्सेप्ट था। क्योंकि एक औरत थी तो लोग सुनते नहीं थे इसकी बातें, इसीलिए होम रूल लीग पर ज़्यादा अच्छा काम जो स्टार्टिंग में किया ना, वो तिलक ने किया। अप्रैल 1916 में इन्होंने गांव-गांव में घूम के लोगों को जागरूक किया और फिर इसी का फायदा एनी बेसेंट को मिला। उन्होंने दक्षिण भारत में मद्रास के पास अडियार नाम की जगह पे हेडक्वार्टर बनाया और दक्षिण भारत में ढेरों एरियाज में घूम घूम के इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। 16 में इनकी एक्टिविटी देख के सब लोग इंप्रेस हुए और इसीलिए 1917 में पहली बार एक महिला को, ये फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला जिसे कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष मान लिया, अध्यक्ष बना लिया। वरना महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज से मैं ये लगा लो 100 साल पुरानी बात हो रही है, 1917, आज आप 2020 में तो हैं। 103 साल पहले आज भी औरतों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए, हक मांगने के लिए लड़ना पड़ता है। तो 103 साल पहले आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि औरतों की सुनी भी जाती होगी? उनको बोलने का भी ऐसा अधिकार नहीं था। और ये महिला उस कंडीशन में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी है, पहली बार एक औरत। फिर इसी से जुड़ा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी? तो इसके कई साल बाद जाके 25 में पहली महिला बनी थी इंडियन जो थी, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। आप अच्छी तरह जानते हैं सरोजिनी नायडू इंडियन बहुत बड़ी कवयित्री थी, सरोजिनी नायडू, और बहुत बड़ा योगदान है इनका। ये मान लीजिए पोइट्री के थ्रू इन्होंने लोगों को जागृत करने की कोशिश की। तो सरोजिनी नायडू अंग्रेजी में कविताएं लिखने वाली महिला है और इनकी बेटी, कभी पढ़ाऊंगी मैं राज्यपालों की लिस्ट में तब बताऊंगी कि सबसे लंबा कार्यकाल एक वुमेन के रूप में इनकी बेटी ने भी संभाला था। तो सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा, और सिर्फ अगर पहली महिला अध्यक्षा पूछेंगे तो भारतीय ना लिखें तो एनी बेसेंट। अब 2 क्वेश्चन बन गए। केवल भारतीय पूछ लें तो सरोजिनी 1925 में जब ये बनी थी ना, तो हम लोग कानपुर में बैठक ले रहे थे। कानपुर में सत्र था, तब ये बनी। और जब पहली महिला बनी थी तो सत्र हुआ था कलकत्ता में। जब ये इसकी बात थी ना, क्या नाम है इनका, एनी बेसेंट की, इन्हीं को माता बसंत कहते हैं, तब सेशन था कलकत्ता। ये भी तुम भूलोगे, इसको याद कर लेना। कलकत्ता पहले पढ़े लिखे लोगों का गढ़ था ना, पहली राजधानी भी तो कलकत्ता थी। वैसे 17 में नहीं थी, 11 के बाद से नहीं थी, पर अपने दिमाग में कुछ ट्रिक बनानी पड़ती है ताकि भूले ना। तो याद करो कि पहली महिला जब बनाई तब हम कलकत्ता में थे, कलकत्ता पढ़े लिखे लोगों का गढ़। और जब अपनी इंडियन महिला बनाई 25 में तो कानपुर में थे। इंडियन महिलाएं कान में जरूर पहनती है ना, कान छिदवा लेती थी। तो इंडियन जब बनी तो कानपुर याद रखना, और जब पहली बनी तो पढ़े लिखे लोगों के गढ़ में बनी, कलकत्ता में। एक 17 में बनी, एक 25 में। एक का रिकॉर्ड पहली महिला, एक का रिकॉर्ड पहली इंडियन महिला। अब उम्मीद करती हूँ नंबर नहीं कटेंगे। अंग्रेजी में कविताएं लिखती हैं सरोजिनी नायडू, इंडिया की बहुत बड़ी हस्ती थी, आजाद भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी सरोजिनी नायडू, जो यूपी की बनी थी। तो कई सारे रिकॉर्ड सरोजिनी नायडू के नाम हैं। फर्स्ट इंडियन लेडी पूछे तो सरोजिनी 25 कानपुर, पहली महिला कहें तो 17 में एनी बेसेंट, कहाँ की थी? आयरलैंड की। इन्हीं को माता बसंत भी कहते हैं। वापस आते हैं तो एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था और 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया गया। अब वो पूछेंगे मौलिक अधिकारों को पहली बार जो प्रेजेंट किया गया ढंग से वो कहाँ, तो आप कहोगे 25 में एनी बेसेंट वाला, 25 में फिर हमारे वाली बन गई थी ना, तो एनी बेसेंट का एक इन्होंने बिल या विधेयक पेश किया इसमें। और या 28 में जब
नेहरू जी के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू ने जो मेन काम किया था नेहरू रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में, लेकिन इसको जो तरीके से पेश किया गया वो 1931 में कराची अधिवेशन में, जब वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे और पंडित नेहरू ने प्रारूप बनाया था। यानी आपको 4 नाम याद रखने हैं। अगर कॉमनवेल्थ वाली बात पूछें जो बिल पेश किया तो एनी बेसेंट, अगर कहें नेहरू रिपोर्ट तो नेहरू रिपोर्ट किसके अंडर बनी थी? मोतीलाल नेहरू के अंडर। और अगर कहें कि जो ये कराची वाला अधिवेशन है इसका अध्यक्ष तो थे पटेल, लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट हुआ प्रारूप उस पे काम किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 4 क्वेश्चन बन गए। अब ये आपको समझना एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा क्या गया। वापस आते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। एनी बेसेंट के बारे में बताया, अपनी सरोजिनी नायडू के बारे में 25, 28 और 31 3 सन, ये सब पास्ट की बातें कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रकार कितने हैं? मौलिक अधिकार तो पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6। अब ध्यान से देखो, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। कब हटा ये 7वां? 1978 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां। आज कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 300A में। कौन सा आर्टिकल हटाया? 31वां। और 19F हटाया। ये दोनों हटके और ये चले गए आर्टिकल 300A में। अब आते हैं समानता का अधिकार। 6 प्रकार के अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता, मैंने कल स्वतंत्रता स्टार्ट कराया, समानता कंप्लीट कराया। याद होगा ना, 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल थे। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18। वो पूछेंगे कहाँ है तो आप कहोगे 14 से 18। कुल कितने हुए? ये 5, आधे 4 टिक कर देंगे। 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल। ये बात करते हैं बराबरी की। किसके सामने? हर चीज के सामने। ये कानून की बात करेंगे, ये समाज की बात करेंगे, नौकरियों की बात करेंगे, ये उपाधियों की बात करेंगे। तो 14 से 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है। 5 आर्टिकल समानता में है। अनुच्छेद 14 के तहत ये सिर्फ 14 की बात कर रहे हैं, विधि के, कानून के सामने समानता की बात। भारत के सभी नागरिकों को विधि के समान, विधि के सामने होना चाहिए, ये विधि के सामने समान अधिकार प्राप्त है, या विधि के कार्य में, विधि के क्षेत्र में। तो विधि के समान की जगह इसको ठीक कर लेते हैं, ये आएगा विधि के समक्ष। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, विधि के समक्ष कर लो, यानी कानून के सामने समान अधिकार प्राप्त है। अर्थात राज्य, इस देश को राज्य कहा जाता है। आप जानते हैं ना, हम भारत देश नहीं लिखते, हम लिखते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान। हम किसी भी जाति धर्म के हैं, हम किसी भी जेंडर के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के सामने हम सब लोग विधि के सामने समान हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल पूरे एक्सप्लेन किए थे, आज तो सिर्फ ये दोबारा से सिस्टमैटिक पढ़ा रही हूँ। समान रूप से लागू भी करेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, जिसपे मूवी बनी थी अंशुमन खुराना की, ये देखो क्या कहता है। 15 कहता है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, यानी उसकी जो स्टेट है, जिस स्टेट में रहता है देश भी, न धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न लिंग जेंडर के नाम पे, न नस्ल या जन्म स्थान के नाम आधार पर भेदभाव करेगा। किसी का कोई भी धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी जाति का हो, कोई मेल हो या फीमेल हो, लिंग मतलब जेंडर ना, और वो किसी भी नस्ल या जन्म स्थान उसका कहीं भी हुआ हो, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, दिल्ली में, कहीं भी पैदा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए भारत के संविधान के सामने सब बराबर हैं। तो पहला क्या कहता था? कानून के सामने बराबर। ये क्या कहता है? धर्म का, जाति का, नस्ल का, कहीं भी जन्मा, किसी भी लिंग का है, भेदभाव नहीं चलेगा। आर्टिकल 15 इक्वलिटी की बात करता है, 14 भी, लेकिन 14 कानून को मेन टारगेट करता है, ये जाति, धर्म, नस्ल और जन्म स्थान को लेकर। 16 क्या कहता है? नौकरियों की उम्र थी ना, तो लोक नियोजन में सबको बराबरी की बात, इसी का एक क्लॉज है जो आरक्षण की बात भी करता है। 16 का जो 4th है ना, जैसे 16(1), 16(2), 16(3) ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो 16(4) में कहा गया है कि आरक्षण देना जरूरी है। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट के तहत सभी नागरिकों को, 16 कहता है सभी नागरिकों को, 16 को अपनी एज से कंसीडर कर लेना याद करने के लिए। 16 उम्र होते ही आप नौकरी के लिए लायक बन गए। भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन, या अधीन को अधीन कर लेना, किसी भी पद पर, यह सरकारी नौकरी की तरफ मेन इशारा है, पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर। तुम सबको मौका मिलता है अपनी लाइफ को सेट करने का, अपनी लाइफ को बनाने का अधिकार होगा। तो इसी को हम कह देते हैं, अगर मैं अपनी लोकल भाषा में कहूँ तो सरकारी नौकरी में समानता है एक तरह से, कि भाई सबको अधिकार है। लोक नियोजन, जो लोगों को समाज की
ये होती है ना कि भाई सारे समाज का विकास कैसे हो, तो उसमें सबको अधिकार दिया आर्टिकल 16 में कि अगर कहीं भी नौकरी निकलती है और अगर आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप आजाद हैं, आपको अधिकार है कि आप उसको फिल करें। आप उसकी कंडीशंस को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको नौकरी दे दी जाएगी, आपको अवसर तो मिलेगा ही कम से कम। उसके बाद आपकी लायकियत कि आप लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो 16 के तहत नागरिकों को क्या कह रहा है, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए समान अवसर की प्राप्ति है। अब ये दिल्ली पुलिस का कंपटीशन खुला है जिसमें लायकियत है, पढ़ो लिखो मेहनत करो और ले जाओ नौकरी, और नहीं लायकियत है तो फिर अच्छे जीवन की कामना भी मत करो। दूसरे को देख के चिढ़ना नहीं होता कि ये इतना अमीर कैसे है, इसके घर में गाड़ी कैसे है, इसने बड़ा घर कैसे बना लिया, इनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे है। सब मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। या तो फिर अंबानी जैसे के घर में जन्म लेना पड़ता है जो कि हाथ में नहीं है आपके में, और उनके बच्चे भी बहुत मेहनती है। अंबानी की पीढ़ियां जो है ना वो ग्रोथ तब करेंगी जब उनके बच्चे लायक होंगे। अंबानी के 3 बच्चे हैं, तीनों ने काम धंधे संभाल लिए, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, टाइम से उनके शादी ब्याह हो गए, टाइम से वो लोग काम संभाल गए। उनके अंदर संस्कार हैं, तभी पैसा बढ़ता है। लक्ष्मी ऐसे एवं किसी के पास नहीं टिकती। जो मेहनती होता है, जो कर्मठ होता है, जो अपने काम को करता है, भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए, लेकिन हाथ पे हाथ रख के जो बैठता है भगवान उसका कभी बेड़ा पार नहीं करता। जो मेहनत करता है, जो दिन रात एक करता है, जिसके सामने लक्ष्य है और जो पढ़ता है, उसका बेड़ा पार होगा। अब तुम सबको कॉमन सेंस लगानी है कि तुम सबको ये मिला है अधिकार, लेकिन इसका यूज करेंगे कुछ लोग। आधे तो टाइम खराब ही कर देंगे, कुछ तो अभी भी हो सकता है टाइपिंग करने में लगे हों और फोन नंबर और ये सब एक्सचेंज करने में। ऐसे मूर्खों का कुछ नहीं हो सकता। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जिसको दिखती है ना उसका जीवन बनेगा। और 2 चीजें बता दूं बच्चों, जैसे अब तुम सब बहुत छोटे हो, अभी बहुत बड़ी लाइफ तुम्हारे सामने है। लाइफ पूरी जिंदगी में ना 2 चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पहली चीज आपका करियर किस डायरेक्शन में गया, और दूसरी चीज आपकी जिससे शादी हुई आपका लाइफ पार्टनर का मानसिक स्तर कैसा है। ये दोनों चीजें जिंदगी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती हैं और ये दोनों जीवन को तबाह भी कर सकती हैं। अगर आपने चुनाव सही कर लिया, नौकरी के टाइम पे आप सही रास्ता पकड़ गए और आप सेटल्ड हो गए एक बहुत छोटी सी एज में, तो आप इतना मान के चलिए कि आपने 50% लाइफ को सेट कर लिया। इसके बाद का 50% डिपेंड करता है कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा मिला। जो लोग खुद लायक होते हैं, चांसेस होते हैं कि उनको ही जो लायक पार्टनर है वो मिले। अब जो खुद नालायक है वो एक्सपेक्ट करे कि दूसरा पढ़ा लिखा हो। कोई भी लड़का है खुद नौकरी नहीं करता और सोचे मेरी पत्नी लगी हुई आ जाए सरकारी नौकरी, तो ये गलत है। कोई भी लड़की खुद लायक नहीं है और चाहे कि हस्बैंड ही सारा कमा कमा के इतना भर दे कि मैं ऐशो आराम का जीवन जीऊं, तो गलत है। ये 2 डिसीजन इंसान के जीवन को पूरी तरह से या तो बर्बाद कर सकते हैं या उसको बहुत आबाद कर सकते हैं। एक तो आपका करियर और एक लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर बाद की बात होती है, पहली चीज होती है अपना करियर। तो सबसे ज्यादा ध्यान लगाओ पढ़ने लिखने में। करियर अच्छा सेट हो गया ना तो आपका पूरा जीवन आराम रहेगा। लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। करियर गलत डायरेक्शन में चला गया, लाइफ पार्टनर 100% गलत ही मिलेगा। अब आधे ऐसे होंगे जिनकी शादी हो गई, भाई तुम्हारा वो दूसरा पार्ट तो तुमने पहले ही अपना डिसाइड कर लिया। पहले में जो करियर है ना इसमें कम से कम अपना योगदान दो, और ये जो मिल रहे हैं मौके इनको खो मत, इनको पकड़ लो, ग्रैब कर लो। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, ये SC ST टाइप की जाति प्रधान जो लोग शब्द यूज करते हैं गलत है, सरासर गलत। आर्टिकल 17 कहता है इन सबका अंत कर दिया गया पहले से ही। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से गलत था, लेकिन हमारे बाप दादाओं के टाइम तक ये चीजें फिर भी चल रही थी। आज अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेहद गलत है और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही है। जाति सूचक शब्द भी यूज नहीं करना वरना बड़े स्तर पर कार्यवाही हो जाती है। अनुच्छेद 17 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट, ये खूब आता है एग्जाम में, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया। अनटचेबिलिटी, जिसका कि बहुत बड़ा शिकार अंबेडकर जैसे लोग भी हुए थे, यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जा सकता है। फिर इसके खिलाफ कार्यवाही होती है। मुझे ध्यान है अभी शायद पिछले साल की घटना है, दिल्ली में एक कोई प्राइवेट स्कूल में एक लड़की वैसे ही मजाक मजाक में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, टीचर थी वो, और उसने जो है गलत शब्द यूज कर दिया एक जाति विशेष को लेके, और वो इतनी वायरल हो गई और उसके ऊपर कार्यवाही हो गई और इतने संगठन पहुंच गए, उसको माफी मांगनी पड़ी सोशल प्लेटफॉर्म पे, और अभी भी FIR और ये सब चीजें केस चल रहा होगा। तो ये गलती से भी नहीं यूज करना। पढ़े लिखे लोगों को 1-2 पीढ़ी बाद ये बात ना हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, पर अभी फिर भी याद रखना है कि ये गलत है। सब लोग यहाँ बराबर हैं, सब लोगों को बराबर मौके मिलने चाहिए। उसके बाद जो ऊपर है, क्या फर्क पड़ता है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है। और वैदिक काल जब जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं कि इंसान कर्म
से अपनी जात पात को बदल सकता था। ये तो बाद में जाके जन्म आधारित हुआ, अदरवाइज पहले तो कर्म आधारित था। ब्राह्मण का बेटा शूद्र और शूद्र का बेटा ब्राह्मण बन सकता था कर्म करके। ब्राह्मण कौन थे? जो पढ़ते लिखते थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो ब्राह्मण बन गए। आज आधे ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको ज्ञान नाम की चीज नहीं है, तो फिर क्या फायदा ऐसे ब्राह्मण होने का? अगर कोई शूद्र में जन्मा है लेकिन वो ज्ञान रखता है, वो उसका दिमाग तेज है, वो पढ़ लिख के कामयाब हो जाता है, तो फिर वो शूद्र एज सच नहीं है। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए थोड़ी पीढ़ियां लगेंगी, क्योंकि दिमाग पे वो इतनी गहरी छाप है कि उसको धुलने में टाइम लगेगा। पर हाँ, इन चीजों को समझ लो ताकि ये कोई भी गलत फहमी में ना रहे कि किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 कर चुका है, अब ये यूज नहीं करना। इसके बाद क्या कहते हैं, अगला 18 उपाधियों का अंत करेगा ना, ध्यान से पढ़ो। अनुच्छेद 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी का मतलब हर एक, तुम मैं हम सब, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मान लो कोई पाकिस्तानी कहता है कि आ जाओ जी, हम आपको जो है ना निशाने पाकिस्तान से नवाजेंगे। निशाने पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा जो है टाइटल है ना, जैसे हमारा भारत रत्न, तो हम वहां जा नहीं सकते बिना किसकी परमिशन के? राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। चाहे फ्रांस बुलाए, यूरोप में कोई देश, कोई भी बुलाए, आप मैं कोई भी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, अब आम आदमी को तो बुलाएगा कौन? मान लीजिए अमिताभ बच्चन को ही कोई कह दे या सचिन तेंदुलकर को कि भाई हम इन्हें नवाजना चाहते हैं किसी बड़ी पदवी से या किसी बड़ी इस तरह की उपाधि से, तो पहले वो परमिशन मांगेंगे राष्ट्रपति की। परमिशन मिलेगी ऑफिशियल लेटर के थ्रू तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। किसकी परमिशन? राष्ट्रपति। सेना, ये सम्मान चलेंगे। मैंने कल बताया था वीर चक्र, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, ये है, ये चलेंगे। सेना या अकादमिक मतलब अकेडमिक, जिसमें आप डीलिट की उपाधि ले लेते हैं, पढ़ा होगा ना, डीलिट है, कोई पीएचडी है, ये चलती रहेंगी, लेकिन बाकी उपाधियां आप नहीं ले सकते। तो सेना की उपाधि वैलिड है, अकेडमिक जो मिलती हैं उपाधियां ये वैलिड है। इसके सिवाय राज्य अन्य किसी भी उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा, जैसे सर, नाइटहुड, नाइट, इस तरह की उपाधियां, क्योंकि उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। तो उपाधियों को समाप्त कर दिया या उपाधियों का अंत किस आर्टिकल से कर दिया? पिछली बार एचएसएससी ने पूछा था, ये आर्टिकल 18। अब तुम्हें 14 से 18 जबानी याद होने चाहिए। 14 में विधि की बात करते हैं, 15 में जाति, नस्ल, लिंग और कहां पैदा हुए उसकी बात करते हैं, 16 में बात करते हैं पदों की, इक्वालिटी की, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अब एक भी नंबर ना कटे अगर इनमें से क्वेश्चन आए तो। अब भी नंबर कटेगा तो फिर तुम्हारा भगवान भी भला नहीं कर सकता। इतना मैंने डिटेल से इसको समझा दिया, ठीक है। अब अगला आर्टिकल स्टार्ट हो गया। अगला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी। अभी बात कर रहे थे इक्वलिटी की, बराबरी की, अब बात कर रहे हैं आजादी की। ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा कहां से आया था? फ्रांस की राज्य क्रांति से। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये वही सन है जब अमेरिका ने वर्ल्ड के सामने पहली बार लिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी पेश किया था। दुनिया में सबसे पहला संविधान के तरीके से काम तो ब्रिटेन कर रहा था, लेकिन उसने अपने कानूनों को लिखा नहीं था। आज भी उसका कानून अलिखित है। अमेरिका वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने संविधान को लिखित रूप में पेश किया। एक बहुत छोटी सी हैंडी किताब बनाई, मैंने बताया था ये। और कनाडा वो देश है जिसका संविधान लिखित भी है और अलिखित भी। पहला लिखित आया तो अमेरिका 1789। जिस साल अमेरिका का लिखित संविधान लागू हुआ ना, उसी साल फ्रांस में राज्य क्रांति हुई अपने राज्य के अंदर, और 3 शब्द दे गई दुनिया को, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। यानी बंधुत्व होता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22, जैसे उसमें कितने थे अगर पूछें तो हमने देखा था 14 से 18 यानी 5, इसमें है 19, 20, 21, 22, 4 हैं इसमें, उसमें 5 थे। 19 से 22 भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो इसमें 4 आर्टिकल आपकी आजादी की बात करेंगे। देखो क्या कहता है अनुच्छेद 19 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कल। 19A था, B था, C था, D था, बताया था ना सारा। सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति, आप कैसे अपने विचार बताओगे? दीवार लेखन करवा दो, पैम्फलेट छपवा दो, अखबार में लिखवा दो, लेकिन इन सब के लिए पैसा चाहिए। आम आदमी अपनी बात नहीं कह पाता, और कहना है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपकी वो बात किसी धर्म के विरोध में नहीं होनी चाहिए, वो जनता को गलत रास्ता दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए, वो किसी बड़े आदमी की जैसे मानहानि टाइप होता है ना कि भाई कुछ भी कह रहे हैं आप, ये गलत है। इंडिया में बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये संविधान में लिखित है कि आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपको आजादी है।
प्रेस की आजादी इसी का एक पार्ट है 19A का। स्वतंत्रता का अधिकार है जो क्रमवार है। अब देखो इसमें सीक्वेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट बता दिया। 19 से 22 तक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, ये याद रखने हैं। ये शब्द सब कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन मेन शब्द याद रखना। अब देखो स्टार्ट हो गए 19A। क्या कहता है 19A? विचार, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता। ये पेपर में आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। कहाँ लिखा हुआ है ये? 19A में। 19 में सिर्फ आजादी की बात थी, 19A में कहता है प्रेस की आजादी की बात। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप प्रेस का भी यूज कर सकते हैं। और सबसे नयों में मैंने बताया था सूचना पाने की आजादी, जिसको आप क्या कहते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन से सन में? 2005 में। वैसे तो इस पे काम मई जून में हुआ, लेकिन ये लागू हुआ था अक्टूबर में जाके। 2005 आपके देश में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के रूप में बैठे हुए थे, 2002 से 2007 के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 19A में ही एक और अधिकार है हमारा, झंडा फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार, जो 2002 से लड़ाई चल रही थी, लेकिन फाइनल डिसीजन जो उसके ऊपर आया वो 24 जनवरी 2004 को फाइनलाइज हुआ और ये मौलिक अधिकार मिल गया। लड़ाई पुरानी है, लेकिन अधिकार मिला है 2004 में जाके। इन दोनों सन में हमारे देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। प्रेस आएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं। आरटीआई के आने के चांसेस हैं 2005 और झंडे के चांसेस हैं 2006। तो प्रेस की आजादी, झंडा फहराने की आजादी और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तीन चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? आर्टिकल 19A में, जो कहता है विचारों को अभिव्यक्त करो, झंडे को फहराओ, ये सब फंडामेंटल राइट है। 19B क्या था? बिना अस्त्र शस्त्र। मैंने कुछ वर्ड्स का कोड बताया था ना, कैसे आपको याद रहेगा। बी बिना अस्त्र शस्त्र, बी से बिना को याद कर लो। किसके बिना? अस्त्र शस्त्र के बिना। ये शास्त्र लिखा है, इसको ठीक करवा दूंगी मैं। ये देखो बी को याद करना, बिना शस्त्र, इसको ठीक कर लेते हैं। अस्त्र शस्त्र यानी बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हम कोई भी सभा, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सभा कर रहे हैं, उसमें 1000 लोग जो है वो पिस्तौल लेके या तलवारें लेके इकट्ठे हो गए, वो गलत है। आप सभा कीजिए, आप सम्मेलन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसमें कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर ना आए। ठीक है, ये गलत होगा। शस्त्र के बिना शस्त्र के इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सी कहता है, सी समुदाय की बात करेगा। कोई भी संघ बना लो, कोई भी समुदाय बना लो, आपकी मर्जी है। आपको लगता है भाई हम लोग जो है एक ब्राह्मणों का संघ बनाते हैं, बना लो, बहुत सारे लोग बनाए रखते हैं ऐसे। किसी को लगता है कि हम यादव का, हीर, कोई इस तरह का संघ बनाते हैं, बना ले, कोई मना नहीं है। कोई सोचे कि चलो हम जो है सुनारों की कम्युनिटी का एक संघ बनाते हैं, बना लो। ये गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। आप संघ बना सकते हैं, आप समुदाय बना सकते हैं, आप इकट्ठे हो सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं, लेकिन बिना अस्त्र शस्त्र। ये लिखा है 19B में। आप अपनी बातों को प्रेस से कह सकते हैं 19A में। और सी संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं सी में। सी से संघ, बी से बिना अस्त्र शस्त्र। डी, दिल्ली में क्या करता है इंसान? घूमने जाता है ना दिल्ली में, तो आवागमन किसी भी भाग में, किसी भी भूभाग में। लेकिन अभी कोविड के टाइम तो आप अपने घर से निकल भी नहीं पा रहे थे, गली में जाने पे भी रोक थी और गली में पुलिस वाले डंडे मारते थे जो जाता था, कारण देश पे आपदा आई हुई थी। तो उस टाइम पे ये सब मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। लेकिन वैसे हमें अधिकार है कि हम किसी भी भूभाग में, डी से दिल्ली याद कराया था, दिल्ली में आ जा सकते हैं। आवागमन की स्वतंत्रता है, पर ये छीनी जाती है जब गड़बड़ होती है। ई कहता है रेजिडेंस। रेजिडेंस याद है, मैंने लिखवाया था रेजिडेंस। रेजिडेंस में ई जो था, ई तो आप कहीं भी रह सकते हैं। पैसा है तो आप दिल्ली में मकान खरीद लीजिए, कोठी खरीद लीजिए। नहीं है, ज्यादा गरीबी है तो कहीं भी किसी, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल यहाँ रहना मुश्किल है, जहाँ पर रहना, तो इससे भी गरीब बहुत सारे इलाके हैं जहाँ रहना बहुत सस्ता पड़ेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें पूरे देश में निवास कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, पर अब जम्मू कश्मीर यूटी है, तो अब जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, तो निवास की स्वतंत्रता कैसे याद रहेगा? ए में अभिव्यक्ति वाला, प्रेस, झंडा, आरटीआई। झंडा 2004, आरटीआई 2005, दोनों के टाइम में आपके राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। बी में बिना अस्त्र शस्त्र, सी में संघ बनाने की, डी में दिल्ली घूमने की, ई में रेजिडेंस की, निवास की आजादी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ई, एफ देखो हटा दिया। एक्चुअली एफ क्या था?
संपत्ति के अधिकारों के बारे में था कि संपत्ति कहीं भी खरीदी जा सकती है, लेकिन अब जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटा के कहाँ ले गए, विधिक या कानूनी में आर्टिकल 300A में, इसलिए यहाँ गायब है। यहाँ ई के बाद एफ नहीं है, सीधा जी है। जो आपके जी में आए, जो आपके मन में आए, आप उस रोजगार को अपना सकते हो। जो आपके जी में आए आप व्यापार करो, व्यवसाय करो, रोजगार, आपको आजादी है। किसी ने जबरदस्ती तो आपसे फॉर्म नहीं भरवाया ना, आपके पेरेंट्स बेशक कर सकते हैं जबरदस्ती, बाकी ऐसा नहीं है कि पुलिस कहे कि नहीं फॉर्म भरोगे सारे, ये आपकी मर्जी है, मन ना करे मत भरो। जिसको नौकरी की इच्छा है फॉर्म भर दो, जिसको नौकरी चाहिए वो बैंक के, रेलवे के, पुलिस के, जहां जो फॉर्म निकले भरो, आपकी मर्जी है रोजगार। कईयों को गलत फहमी है कि भैया हमें जो है ये रोजगार इस तरह का नहीं करना, तो हम वैसे तो गरीब परिवार के हैं लेकिन हम करेंगे ऐसा काम जिससे कि हम नौकरी देने वाले बने। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सोशल साइट्स पे बड़ा अच्छा लगता है कि नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बनो। कहना बहुत आसान है, नौकरी देने वाले को ना तनख्वाह देनी पड़ती है आपकी, या तो इतनी बैक में स्ट्रांग हो आपकी कि भैया आपके पास 10-20 करोड़ रुपए पड़े हैं, आपने छोटा मोटा कोई स्टार्टअप लगाया, 4 आदमी रखे, उनकी आप तनख्वाह दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा बैक नहीं आपका स्ट्रांग है ना, तो सीधी स्पष्ट बात यह है कि पहले नौकरी की इच्छा कर लो। नौकरी देने वाला बनने के लिए पैसा देना पड़ता है, वो पैसा तब दोगे जब कमाओगे। आम आदमी को सबसे पहले कमाना पड़ता है। एक मैं अपना एग्जांपल दे दूं यहाँ, मैं पहले खुद नौकरी पे थी क्योंकि मैं किसी को पैसे देने लायक नहीं थी, पहले खुद कमाया। आज हम लोग नौकरी देने वाले हैं, आज हमारे पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम रन कर रहे हैं आज हम, कि 200 ब्रांचेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने। अब ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं मैंने थोड़ी बनाई है, टाइपिस्ट बैठे हुए हैं, कितने लोग फोन कॉल से बैठे हैं, कितनी बड़ी टीम टेक्निकल बैठी है। तो आज हम नौकरी देने वाले बन गए, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बैक है नहीं और मन में सोचो कि यार हम नौकरी लेने वाले, हम नौकर क्यों बने, हम नौकरी देने वाले बनेंगे। तो भैया पहले नौकरी करके देखो, पहले कुछ कमाओ, इकट्ठा करो। पेरेंट्स ने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है कि तुम कोई भी स्टार्टअप लगाओगे वो पैसा लगाएंगे। क्यों लगाएं वो पैसा? आम आदमी इतना कमा के अपने बच्चों का पेट भर के पढ़ा लिखा देना उतना बहुत है, उसके बाद सपने बड़े हैं तो कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो नौकरी सुनने अच्छा लगता है सुनने में कि नौकर मत बनो, नौकरी देने वाले, लेकिन पहले अपने को जज करो कि क्या तुम्हारी बैक इतनी स्ट्रांग है कि तुम महीने भर बैठो खाली। काम धाम एकदम थोड़ी चलते हैं, कामकाज एकदम किसी के नहीं चलते, काम को जमा के चलाने में 2-3 साल लग जाते हैं। तो इसलिए पहली चीज है कि पहले कुछ कमा लो, पढ़ लिख लो ताकि तुम कमाने लायक बनो। जब तुम खुद कमा लोगे ना, फिर बेशक कमाई अपनी कहीं भी दे देना, वो बुरी नहीं लगेगी। पेरेंट्स की कमाई को तुम कैसे बांट दोगे? तो पहली प्रायोरिटी अपनी नौकरी की करो। क्या कहते हैं आगे, ये व्यापार व्यवसाय समझ में आ गया, रोजगार। तो अनुच्छेद 20 ये बदल गया। 19 तक मैंने आपको पढ़ाया था, 20 मैंने आपको नहीं पढ़ाया। 20 के बारे में मैं जल्दी से बता देती हूँ, फिर इसको पढ़ा मैं कल दूंगी। चलो अब ध्यान से जल्दी से सुनो। आर्टिकल 19 तक का मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध। अपराध क्या? अपराध के विषय में जब तक तुम्हारा, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, दोष सिद्ध नहीं होगा ना जब तक, तब तक उसको सजा नहीं मिलेगी। सजा नहीं, कब तक नहीं मिलेगी? जब तक कि दोष सिद्ध ना हो। एक आदमी ने, इंडिया में देखो कितना बुरा हाल है, सबको पता है इसने मर्डर किया, सबके सामने है, लेकिन उसका भी मामला सालों साल चलता है। क्यों? क्योंकि अपराध जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा, कानूनी कार्यवाही होगी, गवाह पेश किए जाएंगे, फिर उनकी लिखी जाएंगी, फिर अगली डेट मिलेगी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, सालों साल बीत जाते हैं। निर्भया जो कांड था दिल्ली का, सबको पता था, वो पकड़े भी गए, लेकिन कितने साल लग गए देखो आप। अब जाके 2020 में उसको न्याय मिला। वो घटना 2000 मेरे ख्याल 12 की है, 8 साल। ये तब है जब ये पूरे देश में एक बहुत बड़ा मिशन बन गया था, तब 8 साल लग गए। नहीं तो रोज ऐसे कितने केसेस होते हैं जिनका पता भी चलता है लेकिन कोई एक्शन खास ले ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपराधी का दोष सिद्ध होने में सालों साल लग जाते हैं। वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो दोष कभी सिद्ध ही नहीं हो पाता। अभी पीछे देखो यूपी का, वो नाम मैं भूल गई, वो एक आदमी था ना, एक लड़की थी, उसका देखो कितना, उसके चाचा मरवाए, उसके पिताजी मरवाए, उसका भाई मरवाया, फिर वो ट्रक का एक्सीडेंट, कितना बुरा हाल। फाइनली जब वो लड़की बच गई तो उसको मिट्टी का तेल छिड़क के जिंदा जला दिया। ये दोष सिद्धि जो है जब तक नहीं होगी तब तक सजा ही नहीं मिलेगी। तो इंडिया में ये गड़बड़ है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। इसका फायदा ये है कि अगर ये टॉपिक ऐसे ना हो ना, तो पुलिस किसी भी आम आदमी को पकड़े जबरदस्ती, अगर उससे क्रिमिनल ना पकड़ा जाए तो आम आदमी को पकड़े, अपराधी बना दे और तुरंत सजा दिलवा दे। इसीलिए ये जरूरी था कि अपराध को पहले अपराधी के दोष की सिद्धि हो, नहीं तो आम आदमी मर जाता है, इसमें कोई
कोई भी लपेटे में आ जाता। काला कानून याद है, रॉलेट एक्ट, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। अगर ये प्रावधान ना हो ना तो इंडिया में आज भी वही एक्ट लागू हो जाए। तो अच्छी बात है, सुन के तुम्हें लगता है कि यार गलत है, लेकिन इसको अपने ऊपर रख के देखें। कभी गलती में कोई आम आदमी पकड़ा जाए, कितनी बार ऐसा होता है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो भी कई बार दोषी बन जाते हैं, फिर वो केस लड़ते हैं, फाइनली वो जीत जाते हैं। तो ये अपराध की जब तक दोष सिद्धि ना हो तब तक सजा ना मिलना पॉजिटिव भी है, अच्छी बात भी है। इक्के दुक्के केस में इस पे गुस्सा आता है, लेकिन फाइनली देखें तो आम आदमी की रक्षा भी कर देता है ये एक बात। दूसरी बात इसी से जुड़ी, पहली बात, ये तो एक मोटी बात हो गई। इसके बाद पहली बात, जिस किसी आदमी ने कोई अपराध किया, मान लीजिए अपराध किया उसने 2005 में और उसकी सजा मिलनी है 2020 में, तो जिस टाइम पे अपराध किया ना उसी टाइम पे, अच्छा जिस टाइम पे अपराध किया है उसी टाइम पे सजा, उसी टाइम के कानून के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। 2020 में जो सजा है वो नहीं, उसने जब अपराध किया तत्कालीन, मतलब उस काल की तत्काल में जो सजा थी ना वो उस आदमी को मिलेगी। मान लीजिए उस टाइम किसी ने चोरी की और जो उसने चोरी की उसमें 2 महीने की सजा थी, 2020 में वो सजा 8 महीने की कर दी गई, तो उसको 8 महीने की नहीं मिलेगी, उसको उस टाइम क्राइम किया 2 महीने की थी ना, तो 2 महीने की सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट, किसी को भी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य, अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पुलिस मार मार के अपने आप बेशक लिखवा ले कि हाँ मैंने क्राइम किया, मैंने ये किया, वो साइन भी कर देगा, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा वो मुकर जाएगा, कहेगा जी ये तो मैंने दबाव में इन्होंने लिखवाया, और मजिस्ट्रेट उसकी बात को मानेगा। इसीलिए पुलिस स्टेशन में दी हुई बात को, गवाही को बहुत बार जाके लोग मजिस्ट्रेट के सामने मुकर जाते हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी के खिलाफ गवाही दे सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को, क्रिमिनल को मार मार के जबरदस्ती की अपने खिलाफ गवाही दे तो उसको मान्य नहीं माना जाता। तीसरा, किसी भी आदमी ने जब क्राइम कर दिया, मान लीजिए किसी ने जेब काट लिया, किसी ने मर्डर कर दिया, उस क्राइम के लिए एक बार क्राइम किया ना तो एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने, एक ने मान लो किसी का जेब काटी, एक छोटा सा एग्जांपल है, वैसे इतना बड़ा क्राइम नहीं मानते इंडिया में जेब काटने को, फिर भी एक एग्जांपल है, जेब काट ली और जेब काटने में पकड़ा गया, उसको मान लो 10 दिन की सजा थी, एक बस एग्जाम्पल, 10 दिन की सजा थी। अब उसने एक बार जेब काटी, 10 दिन के लिए बंद कर दिया, फिर एक दिन पुलिस वाले को फिर दिख गया, फिर बुलाया, इधर आजा, तूने जेब काटी थी ना, चल 10 दिन और अंदर, फिर तीसरी बार फिर कभी दिख गया, फिर बुला, ऐसा नहीं होगा। एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी, ये कानूनी प्रावधान है, ये मौलिक अधिकारों में लिखा है। तो 3 बातें ध्यान रखना, अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। कैसा? एक आदमी को एक क्राइम के लिए एक बार सजा मिलेगी, एक आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए कभी बाध्य नहीं कर सकता कोई भी। तीसरा, वो दे सकता है अपने खिलाफ गवाही, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। तीसरा, उसने जब क्राइम किया तब के अकॉर्डिंग जो लॉ में लिखा होगा वही सजा उसे मिलेगी, तत्कालीन कानूनी उपबंधों के तहत। टफ भाषा है, मैं आसान शब्दों में बता रही हूँ, उसने जब क्राइम किया तब की जो सजा मुकर्रर थी वही सजा उसको काटनी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया होगा। आज टाइम थोड़ा सा कम है, इसीलिए अब अगली क्लास का टाइम हो जाएगा तो मैं ज्यादा डिटेल से बता नहीं पाऊंगी। एक छोटा सा लास्ट चलते चलते बता दूं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, वरना फिर कल खत्म नहीं होगा। आर्टिकल 21 कभी खत्म नहीं होता, जो मैं कल पढ़ाऊंगी यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का संरक्षण। जीवन का संरक्षण, इसका मतलब है हम सब की लाइफ सेफ है, इस देश में हम सब सेफ हैं। कोई भी आपदा आ जाए, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कोई सरकार हमें मारेगी नहीं ये कह के कि इंडिया की जनसंख्या बढ़ गई, आबादी बहुत बढ़ रही है, आधों को मार दो। नहीं, आप ये देखो इंडिया में कितने, जो आम इंसान है ना वो तो है ह्यूमन रिसोर्स, तुम और मैं ह्यूमन रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देश में पैसा कमाएंगे, हम पैसा कमाएंगे तो हम टैक्स भी भरेंगे। जो आदमी कमाता है ना वो देश के लिए संपत्ति, एक एसेट है, वो एक रिसोर्स, एक संसाधन है। अब कोई भी आदमी अगर कमा के सरकार को टैक्स दे रहा है तो सरकार को तो फायदा है। प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ लोग ना कमाते ना धमाते, क्राइम करते हैं, जिनको कि सरकार को देना पड़ता है, वो देश के ऊपर बोझ हैं, वो रिसोर्स नहीं है। कितने ही लोग हैं, आपको दिल्ली में आप कभी जाओगे ना, लाल किले के आसपास इतने लोग नशा करके पड़े रहते हैं, ड्रग्स लिए पड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल होश नहीं होता, और ये सबको पता है कि वो ड्रग्स लेते हैं, वहाँ ड्रग्स का धंधा चलता है, सबको पता है, पुलिस को पता है, नेताओं को पता है, आम जनता को पता है। लेकिन जीवन का संरक्षण है, सरकार उनको मार नहीं सकती। फालतू के लोग हैं, उनकी एक पैसे की कोई इनकम नहीं है, वो बिल्कुल बुरा हाल है, और वो ड्रग्स के लिए फिर क्या करते हैं, वहाँ आने वाले लोगों को चेन झपट ली, या उनकी पिक पॉकेटर्स हैं, वो
जेब काट ली। अब ड्रग्स का तो बहुत खराब आदत है ना, तो ये सब जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, वहां के पुलिस वाले भी जानते हैं, लेकिन जीवन का संरक्षण है। अब सरकार थोड़ी कह सकती कि इनको मारो। अगर हिटलर जैसा आदमी और ऐसा करते हो तो वो तुरंत उड़वा दे। अगले ने 60 लाख आदमी तो यहूदी धर्म के मरवा दिए थे, सिर्फ धर्म विरोधी होने के कारण। ये इस तरह के लोग भी हमारे देश में सेफ हैं, चाहे वो कुछ योगदान है, वो देश को खा रहे हैं, देश को खोखला बना रहे हैं, दीमक हैं वो, लेकिन फिर भी जीवन का संरक्षण है। और बहुत सारी मानवाधिकार की संस्थाएं तुरंत आएंगी और कहेंगे नहीं जी, इनका भी जीवन तो है, संविधान ने अधिकार दिया है इनको भी जिंदा रहने का। चलिए इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से एक बार और पढ़ लेना और अपने शॉर्ट में नोट्स बना लिया करो। जैसे आर्टिकल का नंबर लिखा और मेन वर्ड लिख दिया, फिर अगला नंबर लिखा मेन वर्ड, वो मेन वर्ड तुम्हारी मदद करेंगे। 14, 15, 16, 17, 18 किसकी बात करते थे? स्वतंत्रता की या समानता की? वो बात करते थे इक्वलिटी की। आप जो पढ़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्वतंत्रता की। ठीक है, चलिए, थैंक यू।